जल। दोस्तों, कहते हैं चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से। जोरदार तालियां सभी के लिए। श्री विजय इनका निर्वाचित हुए। उन्हें प्रकलन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी अस्थायी समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया और जैसा कि विदित है वर्तमान में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री केंद्र सरकार के रूप में देश को सेवा प्रदान कर रहे हैं। मैं इनके लिए कहना चाहूंगी, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनके उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर जो आपसा घनश्याम मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य अतिथि माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री केंद्र सरकार श्री कमलेश पासवान जी से आग्रह करूंगी कि अपने पुष्प रूपी शब्दों से हम सभी के मन को सुगंधित करें। बहुत जोरदार तालियां। साहब डॉक्टर बाकी है लहरों का थमना नहीं, समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी है। आज हमारे बीच उपस्थित माननीय प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, उपस्थित IIT के डायरेक्टर प्रोफेसर अमीर पात्रा जी, भारतीय डाक विभाग की DPS मैम श्रीमती प्रीति अग्रवाल जी तथा उपस्थित CRPF के डिप्टी कमांडेंट नवनीत कुमार जी, साथ ही हमारे बीच उपस्थित मीडिया से संबंधित प्रतिनिधि, नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी तथा उनके परिवारजन, साथ में उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियों का हम हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहाँ हम सबकी उपस्थिति रोजगार मेले के 17 बेहद गौरवशाली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी चयनित सफल युवाओं को वर्चुअली नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह भी बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री केंद्र सरकार श्री कमलेश पासवान जी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनके कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आइए हम इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी का। एक बार जोरदार तालियां। साथ ही मैं आदरणीय निदेशक डाक सेवाएं भारतीय डाक विभाग श्रीमती, इसके उपरांत मैं अनुरोध करती हूँ प्रवर अधीक्षक डाकघर वाराणसी पूर्वी मंडल से कि BHU के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी का अंग वस्त्र और रुद्राक्ष का लघु वृक्ष देकर स्वागत करें। साथ ही मैं प्रवर अधीक्षक डाकघर से अनुरोध करती हूँ कि DPS मैम को लघु वृक्ष प्रदान कर स्वागत करें। आदरणीय सहायक निदेशक सर से अनुरोध करती हूँ कि IIT के डायरेक्टर प्रोफेसर अमित पात्रा जी का रुद्राक्ष का लघु वृक्ष और अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत करें। पुनः मैं
मैं अनुरोध करती हूँ सहायक निदेशक सर से कि सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट श्री नवनीत कुमार जी का स्वागत करें, अंग वस्त्र और रुद्राक्ष का प्रदान करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, हार्दिक अभिनंदन। प्रज्वलन कर दिया पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। दोस्तों, चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। एक बेहद सुखद अनुभूति, दीप प्रज्वलन। सर आप भी आ जाइए। अच्छा बगल में आ जाइए, मंत्री जी एक बार हाथ लगा। दीप हमारी सभ्यता संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक है तथा दीप प्रज्वलन हमारी परंपरा का एक सुंदर विषय है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। पुनः मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूं। परिश्रम, समर्पण और देश सेवा की भावना का प्रतीक है। आप जिन विभागों का हिस्सा बनने जा रहे हैं वो इस देश के विकास की रीढ़ है। तो जब भी आप कोई अच्छा कार्य करेंगे, इससे न केवल आपके परिवार को गर्व महसूस होगा, बल्कि इस देश की विकास यात्रा में वो नींव का पत्थर साबित होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आप बाकी सभी को सहृदय स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। नए चुने गए जिनको आज नौकरी मिलने वाला है, सबको मेरी अभिनंदन हमारी तरफ से। मैं खुशनसीब हूँ कि पहला जो रोजगार मेला हुआ था फर्स्ट टाइम, वो 22 अक्टूबर 2022 में हुआ था। उसी दिन भी मेरे ये अनुष्ठान में अंशग्रहण करने का सुयोग मिला था, क्योंकि हम तब IIT खड़गपुर में डेप्यूटी डायरेक्टर रहा और उस दिन अचानक हमारा डायरेक्टर साहब का तबीयत खराब हो गया था, तो उस दिन उनके जगह मुझे जाना पड़ा और तब से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। ये बहुत आनंद की दिन होती है सबके लिए जिनको नौकरी मिल रहा है और जो आ रहे हैं, जो अधिकारी जो आ रहे हैं वो सबको नौकरी पत्र प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नया संयोग है। ये हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को नौकरी से नया किसी को नौकरी मिले तो ये हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो उस फैमिली ये जो बंधन होती है वो 30-40 साल तक रहती है। हम जो नए लोग हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन को उन्नति करते हैं और चालू रखते हैं, तभी देश भी अग्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। और आज जो बात सबके मुंह में है, भारत को आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर होने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन को खुद का काम सही तरीके से, मायने से, जिम्मेदारी से, ईमानदारी से करना पड़ता है। तो ये हमें उम्मीद है अब जिन लोगों को आज ये नौकरी मिल रहा है, सभी दिल लगा के, मन लगा के, जान लगा के देश के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ सभागार में उपस्थित सारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं और जो छात्र या छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, उन सबको भी मेरा अभिवादन। पहले तो मुझे इस बात का अतीव हर्ष है कि भारत सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों ने इस स्थान को चुना आपके लिए इस शुभ अवसर पे यहाँ आने के लिए। तो मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग BHU के प्रांगण में आए और आपने BHU को अनुभव किया होगा कुछ घंटों से, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा ही अनुभव हुआ होगा। और हम ये चाहेंगे कि आज जब आपके जीवन के अगले कदम का जो पहला दिन है, इस दिन से ये जो है आप महामना मालवीय जी के आदर्शों को देखें कि कैसे राष्ट्र निर्माण किया जा सकता है, कैसे एक व्यक्ति जो है
वो एक बीज बो के कैसे एक वट वृक्ष बना सकता है, वो सामने उदाहरण की तरह हमारे बैठे हुए हैं। वो प्रेरणा आपको देंगे, हमको देते हैं, सबको देते हैं प्रेरणा। उसी प्रेरणा से आज आपके इस नए जीवन के नए अध्याय की शुरुआत होगी। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज मैं पढ़ रहा था, यहाँ आंकड़े देख रहा था कि लगभग 51,000 अभ्यर्थियों को आज मिलेंगे, रोजगार मिलेगा। और भारत सरकार के केवल एक मंत्रालय नहीं, कई सारी मंत्रालय और ऑफिसर्स से ये मिल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट शायद कोऑर्डिनेट कर रहा है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। सो ये पूरा जो हमारे जो भारत सरकार है उसके जो विभिन्न अंग हैं, उसके जो विभिन्न विभाग हैं, उन सबको जो है प्रतिभा की जरूरत है। और भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन जब हम चयनित होते हैं तो हमारी प्रतिभा को पहचाना जाता है। आपकी प्रतिभा को एक प्रक्रिया के थ्रू गुजर कर आपकी प्रतिभा को पहचाना गया है, तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन आप ये समझें कि ये पहली पायदान है, इस पे आपको संतुष्ट नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि कैरियर का ग्रोथ बहुत हो सकता है, बहुत आगे जा सकते हैं। जो भी पहली पायदान है, चाहे वो बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मध्यम हो, लेकिन अगर आप काम करेंगे, जिस तरह से आपने प्रतिभा अपनी दिखाई है, जिस तरह से आप अनुभव प्राप्त करेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो आप और ऊपर जाएंगे, चढ़ते चले जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। और ऐसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। निर्वाचित हुए, उन्हें प्रकलन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी अस्थायी समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया। और जैसा कि विदित है, वर्तमान में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री केंद्र सरकार के रूप में देश को सेवा प्रदान कर रहे हैं। मैं इनके लिए कहना चाहूंगी, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनके उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर जो आपसा घनश्याम मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य अतिथि माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री केंद्र सरकार श्री कमलेश पासवान जी से आग्रह करूंगी कि अपने पुष्प रूपी शब्दों से हम सभी के मन को सुगंधित करें। बहुत जोरदार तालियां। अब आप सब सरकार का चेहरा बनेंगे। जनता आपके व्यवहार, आपके कार्य और आपकी सेवा भावना से सरकार पर विश्वास करेगी। साथियों, बड़ी खुशी की भी बात भी है जब मैं कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लाल किले से भाषण दिया था और ये संकल्प लिया था कि आने वाले 2047 में विकसित भारत का जब नारा दिया था, तो विकसित भारत नारे में सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही नहीं मिशन है। ये मिशन इस देश के 140 करोड़ लोगों का भी मिशन होना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं बड़े गर्व के साथ कि आज जिन भाइयों बहनों को आज नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल रहा है, जब हम देश का 100वां साल मनाएंगे 47 में, तो आपके नौकरी के करीब 22 से 25 साल हो जाएंगे। आपका हर निर्णय, आपका हर एक साइन उस फाइल पर जो आप साइन करेंगे, वो हमारे देश की तरक्की का साइन होगा। आप कहीं ना कहीं विकसित भारत के अभियान में, इस सरकार के अभियान में आप कहीं ना कहीं हिस्सेदार होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के इस प्रांगण से कि आप सब लोगों को कि जिस सर्विस में हमें चुना गया, क्योंकि बड़ी मेहनत करके आप सब लोगों ने इस कंपटीशन को पास किया होगा, तो आपको ये संकल्प लेना होगा कि हम विकसित भारत जब 47 में हम 100वां साल मनाएंगे, तो हम इसमें ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और भारत का साथ देना होगा। साथियों, यह हमें संकल्प लेना है। और हम बहुत सारे निर्णय ऐसे लेंगे जो हमारी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठा सके। तो हम तो प्रोफेसर साहब और हम लोग तो उस समय 74-75 साल के होंगे,
लेकिन साथियों, आने वाली पीढ़ियां हम लोग एक जब देखेंगे कि जो हमारी 9 पीढ़ियां हैं, जब 47 में ये विकसित भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 3 साल के अंदर जो हम 5वीं अर्थशक्ति पूरी दुनिया में माने जाते हैं, आने वाले 3 साल के अंदर हम 3री अर्थ महाशक्ति माने जाएंगे। तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम देश के लिए देना क्या दे सकते हैं, और हम सब लोग ये अगर संकल्प ले लें कि हम एक जरूरी नागरिक, एक नागरिक के तौर पर हम इस देश को, इस धरती मां को क्या दे सकते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ा चैलेंज अभी इस दुनिया को क्या आने वाला है, एनवायरमेंट का आने वाला है, जल पे आने वाला है, जिस पर हम काबू नहीं कर सकते। वो काबू तभी कर सकते हैं जब हम जागरूक होंगे साथियों। और जागरूकता के लिए जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, ग्रामीण विकास मंत्रालय का, हम लोगों ने अपने मंत्रालय में एक ऐसा व्यवस्था किया कि इस देश में जो भी महिला गर्भवती होगी और उसका बेटा या बेटी जो भी होगा, उसको हम लोगों ने आग्रह किया है भारत सरकार की तरफ से, वो एक पेड़ मां के नाम से कम 3 पेड़ लगाए। पर्यावरण को सबसे ज्यादा इस देश की जरूरत है आज के युग में, क्योंकि आप जब देखते हैं पूरे देश में, आप न्यूज और टेलीविजन और अखबार के माध्यम जब पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि हमें पर्यावरण पर काम करने की आवश्यकता है, रक्षा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हर नागरिक कम से कम एक पेड़ मां के नाम अगर जो इस अभियान के साथ जुड़ जाए तो मुझे लगता है पर्यावरण को हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अगर जो ये ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं ऐसी जगह, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इस देश की तरक्की में हम हिस्सेदार बन सकते हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये लोकसभा क्षेत्र है और बनारस पिछले 16 साल में जिस तरह से तरक्की किया, बाबा विश्वनाथ जी की इस धरती पर जिस तरह विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, कई पुल बनाए गए, जिस तरह बनारस में विकास की एक अलग गंगा बह रही है, मैं ये कह सकता हूं इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक अलग बात है कि बनारस की जाम की स्थिति अभी काम करने की आवश्यकता है। साथियों, आप सब जानते हैं कि इस देश, हमारा भारत इस समय मजबूत और कठिन परिस्थिति दोनों अवसरों पर है, और इस देश को जिस तरह संभालने वाला, इस देश को मजबूती दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं वो अकल्पनीय है। आप देख रहे होंगे जिस तरह यूएस का प्रेसिडेंट जिस तरह टैरिफ वार से भारत को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन परिस्थितियों में जीएसटी में कमी लाकर इस देश को तोहफा देने का काम किया, ये भी एक काबिल तारीफ है। जहां पूरी दुनिया अपनी आंतरिक शक्तियों से लड़ रहा, टैरिफ वार से लड़ रहा, वही हमारा भारत तरक्की के ओर पर है। साथियों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऑनलाइन होने वाले हैं। मैं अंत में आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा साथियों कि मेरे युवा साथियों, ये सब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ईमानदारी, पारदर्शिता और सेवा भावना के साथ कार्य करें। जनता का विश्वास आपके कर्म से और सशक्त होगा। आप केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि भारत के भविष्य के निर्माता होंगे। आपका हर कार्य, हर दिन, हर सेवा विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम करेगा। अंत में मैं आप सभी को और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि काशी की ये पवित्र भूमि, जहां ज्ञान है, संस्कार है और सेवा की परंपरा है, वहीं से आपकी नई यात्रा
का शुभारंभ हो रहा है, इसलिए आप कुछ संकल्प लेकर अपने इस कार्य को एक मिशन के रूप में काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब सरकार का चेहरा बनेंगे। जनता आपके व्यवहार, आपके कार्य और आपकी सेवा भावना से सरकार पर विश्वास करेगी। साथियों, बड़ी खुशी की भी बात भी है जब मैं कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लाल किले से भाषण दिया था और ये संकल्प लिया था कि आने वाले 2047 में विकसित भारत का जब नारा दिया था, तो विकसित भारत नारे में सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही नहीं मिशन है। ये मिशन इस देश के 140 करोड़ लोगों का भी मिशन होना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं बड़े गर्व के साथ कि आज जिन भाइयों बहनों को आज नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल रहा है, जब हम देश का 100वां साल मनाएंगे 47 में, तो आपके नौकरी के करीब 22 से 25 साल हो जाएंगे। आपका हर निर्णय, आपका हर एक साइन, उस फाइल पे जो आप साइन करेंगे, वो हमारे देश की तरक्की का साइन होगा। आप कहीं ना कहीं विकसित भारत के अभियान में, इस सरकार के अभियान में आप कहीं ना कहीं हिस्सेदार होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के इस प्रांगण से कि आप सब लोगों को इस कि जिस सर्विस में हमें चुना गया है, क्योंकि बड़ी मेहनत करके आप सब लोगों ने इस कंपटीशन को पास किया होगा। आपको ये संकल्प लेना होगा कि हम विकसित भारत जब 47 में हम 100वां साल मनाएंगे, तो हम इसमें ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और भारत का साथ देना होगा। साथियों, यह हमें संकल्प लेना है। और हम बहुत सारे निर्णय ऐसे लेंगे जो हमारी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठा सके। तो हम तो प्रोफेसर साहब और हम लोग तो उस समय 74-75 साल के होंगे, लेकिन साथियों आने वाली पीढ़ियां हम लोग एक जब देखेंगे कि जो हमारी 9 पीढ़ियां हैं, जब 47 में ये विकसित भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 3 साल के अंदर जो हम 5वीं अर्थ शक्ति पूरी दुनिया में माने जाते हैं, आने वाले 3 साल के अंदर हम 3री अर्थ महाशक्ति माने जाएंगे। तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम देश के लिए देना क्या दे सकते हैं। और हम सब लोग ये अगर संकल्प ले लें कि हम एक जरूरी नागरिक, एक नागरिक के तौर पर हम इस देश को, इस धरती मां को क्या दे सकते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ा चैलेंज अभी इस दुनिया को क्या आने वाला है, एनवायरमेंट का आने वाला है, जल पे आने वाला है, जिस पर हम काबू नहीं कर सकते। वो काबू तभी कर सकते हैं जब हम जागरूक होंगे साथियों। और जागरूकता के लिए जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, ग्रामीण विकास मंत्रालय का, हम लोगों ने अपने मंत्रालय में एक ऐसा व्यवस्था किया कि इस देश में जो भी महिला गर्भवती होगी और उसका बेटा या बेटी जो भी होगा, उसको हम लोगों ने आग्रह किया है भारत सरकार की तरफ से, वो एक पेड़ मां के नाम से कम 3 पेड़ लगाए। पर्यावरण को सबसे ज्यादा इस देश की जरूरत है आज के युग में, क्योंकि आप जब देखते हैं पूरे देश में, आप न्यूज और टेलीविजन और अखबार के माध्यम जब पढ़ते होंगे, तो आपको लगता होगा कि हमें पर्यावरण पर काम करने की आवश्यकता है, रक्षा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हर नागरिक कम से कम एक पेड़ मां के नाम अगर जो इस अभियान के साथ जुड़ जाए, तो मुझे लगता है पर्यावरण पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अगर जो ये ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं ऐसी जगह, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इस देश की तरक्की में हम हिस्सेदार बन सकते हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये लोकसभा क्षेत्र है और बनारस
पिछले 16 साल में जिस तरह से तरक्की किया, बाबा विश्वनाथ जी की इस धरती पर जिस तरह विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, कई पुल बनाए गए, जिस तरह बनारस में विकास की एक अलग गंगा बह रही है, मैं ये कह सकता हूं इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक अलग बात है कि बनारस की जाम की स्थिति अभी काम करने की आवश्यकता है। साथियों, आप सब जानते हैं कि इस देश, हमारा भारत इस समय मजबूत और कठिन परिस्थिति दोनों अवसरों पर है, और इस देश को जिस तरह संभालने वाला, इस देश को मजबूती दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं वो अकल्पनीय है। आप देख रहे होंगे जिस तरह यूएस का प्रेसिडेंट जिस तरह टैरिफ वार से भारत को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन परिस्थितियों में जीएसटी में कमी लाकर इस देश को तोहफा देने का काम किया, ये भी एक काबिल तारीफ है। जहां पूरी दुनिया अपनी आंतरिक शक्तियों से लड़ रहा, टैरिफ वार से लड़ रहा, वही हमारा भारत तरक्की के ओर पर है। साथियों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऑनलाइन होने वाले हैं। मैं अंत में आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा साथियों कि मेरे युवा साथियों, ये सब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ईमानदारी, पारदर्शिता और सेवा भावना के साथ कार्य करें। जनता का विश्वास आपके कर्म से और सशक्त होगा। आप केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि भारत के भविष्य के निर्माता होंगे। आपका हर कार्य, हर दिन, हर सेवा विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम करेगा। अंत में मैं आप सभी को और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि काशी की ये पवित्र भूमि, जहां ज्ञान है, संस्कार है और सेवा की परंपरा है, वहीं से आपकी नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। इसलिए आप कुछ संकल्प लेकर अपने इस कार्य को एक मिशन के रूप में काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने संबोधन से कार्यक्रम का प्रारंभ करें। रोजगार मेले का ये नया अंक लेकर हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आज रोजगार मेला के इस क्रम को अक्टूबर 2022 में प्रारंभ किए हुए ठीक 3 साल पूरे हो रहे हैं, और ये अवसर है ये समझने का, ये समझ करने का कि रोजगार मेला के इस कॉन्सेप्ट के पीछे का विचार क्या था और कहां से आया। वो सच तो ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अद्भुत कल्पना का ही नतीजा था। उनका ये विचार था कि सरकारी पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को सिलसिलेवार ढंग से मिशन मोड में चलाया जाए ताकि टाइमलाइंस का पालन हो सके, पारदर्शिता भी रहे और साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में युवाओं का विश्वास भी बढ़े। साथ ही साथ ये बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि रोजगार मेला का ये क्रम प्रारंभ करने से पहले ही प्रधानमंत्री के निर्देश पर डीओपीटी विभाग ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे जो इसके साथ निकट का संबंध रखते हैं। पहला, सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त करना या उसे क्वालिफाई कर देना ताकि पक्षपात और भेदभाव का जो आरोप आता था ऐसा ना हो। और दूसरा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रणाली को कंप्यूटर बेस्ड करना। इसका परिणाम देखिए कि जहां यूपीए के कार्यकाल में सन 2004 से लेकर के 14 तक 10 वर्ष में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और यूपीएससी
3 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों की कुल संख्या रही 7,22,161। वो मोदी जी के कार्यकाल में 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक बढ़कर के हो गई 10,96,042, अर्थात 60 से 70% वृद्धि। इतना ही नहीं, बैकलॉग वैकेंसीज का सीधा संबंध ओबीसी समाज के साथ रहता है। उसकी नियुक्तियां भी यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 1,04,000 थी, जो एनडीए के 10 वर्षों में 4 गुना बढ़कर के 4,72,000 तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त ओबीसी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी निरंतर 27% की दर बरकरार रही। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि 2014 में जब ये सरकार आई तो भिन्न विभागों में भारी संख्या में कई वर्षों से प्रमोशन रुकी पड़ी थी। एक बड़ा दर्दनाक मंजर रहता जब कोई सचिव 20, 25, 30 वर्ष के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होते, एक और उनके साथी उन्हें फेयरवेल दे रहे होते और दूसरी ओर दिल में मलाल होता कि जिस पद पर नियुक्ति हुई थी उसी पद से वो रिटायर हो रहे हैं। इस विडंबना को भी दूर करते हुए बड़ी संवेदनशीलता के साथ डीओपीटी विभाग की एक पहल के परिणाम स्वरूप गत 11 वर्षों में 20 लाख से अधिक ऐसी रुकी पड़ी प्रमोशंस का रास्ता साफ कर दिया गया। गत एक महीनों में एक और बात देखने को मिली कि मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए रोजगार मेला के सफल प्रयोग से प्रभावित और प्रेरित होकर के बहुत सारी राज्य सरकारों ने भी अपने अपने प्रदेशों में अपने अपने राज्यों के नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु इस तरह की एक व्यवस्था स्थापित की है। और इसके तहत यदि हम पिछले 15 महीने का आंकड़ा देखें तो लगभग 4,60,000 से अधिक नियुक्तियां उन रोजगार मेला के द्वारा हुई हैं जो राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर राज्य सरकार की नियुक्तियों हेतु की हैं। और इसमें सबसे अधिक जिस राज्य में प्रदेश स्तर के रोजगार मेला के जरिए नियुक्तियां हुई हैं वो है बिहार का राज्य। बिहार में गत कुछ एक महीनों में 90,000 से अधिक राज्य सरकार द्वारा प्रदेश स्तर में किए गए रोजगार मेला के द्वारा नियुक्तियां हुई हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश 85,000 और राजस्थान 60,000। यदि बात करें आज के रोजगार मेला की तो इन 51,000 नियुक्ति पत्र जो अभी जारी किए जाएंगे उनमें से अधिकतर 14-15,000 के लगभग रेलवे विभाग से ताल्लुक रखते हैं, जो इस बात का भी संकेत है कि किस तेज रफ्तार से गत 11 वर्षों में इस देश में रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है। उदाहरण के तौर पर 11 वर्षों में 150 वंदे भारत और 11 वर्षों में 5 मेट्रो सिटीज बढ़कर के 23 मेट्रो सिटीज हो गए। और कुछ एक तो प्रदेश ऐसे हैं कि जहां फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ प्रगति देखी गई है। मिसाल के तौर पर बिहार का राज्य, जहां गत 10-11 वर्षों में नई रेल पटरी का निर्माण होने वाली आंकड़ा और संख्या इस प्रकार है 1,899। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यदि आप तुलना करें तो श्रीलंका का कुल मिलाकर के जितना रेल नेटवर्क है उससे अधिक मात्र एक प्रदेश बिहार में पिछले 10-11 वर्षों में रेल विभाग के द्वारा निर्माणित किया गया है। सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलकर अन्य विकल्प भी इस सरकार ने युवाओं के सामने रखे हैं। इसका माध्यम बनी गति शक्ति द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों में तेज रफ्तार। नेशनल हाईवेज में उदाहरण के तौर पर 60% की वृद्धि हुई, 91,287 किलोमीटर से बढ़कर के 1,40,204 किलोमीटर तक। हवाई अड्डे 74 से बढ़कर के 162 हो गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं 3,80,000 किलोमीटर से बढ़कर के 70,70,228 किलोमीटर हो गए। और रोजगार संबंधी जो डेडिकेटेड योजनाएं मोदी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हैं, यदि उन पर नजर लगाएं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अभी तक 54,55,00,000 रुपए वितरित किए गए हैं।
लोन के और महत्वपूर्ण बात यह कि इसके लाभार्थियों में 68% महिलाएं हैं। से पैदा हुआ आत्मविश्वास, इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी, आपकी सफलता देश की सफलता बन जाएगी। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है आप इसी भावना से काम करेंगे, ईमानदारी और शुचिता के साथ आप भविष्य के भारत के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और आप जानते हैं हमारे लिए नागरिक देवो भव ये मंत्र है। सेवा भाव से, समर्पण भाव से हर नागरिक के जीवन में हम उपयोगी कैसे हो ये कभी भूलना नहीं होगा। साथियों, पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की, यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। ये 7 करोड़ खाली जगह, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। साथियों, युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। जो उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, उनकी मेहनत भी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए निजी और सार्वजनिक संस्थान इस पोर्टल से उन युवाओं को निमंत्रित कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं और अवसर भी दे रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा का यह सदुपयोग ही भारत के युवा सामर्थ्य को दुनिया के सामने लेकर आएगा। साथियों, इस बार त्योहारों के इस मौसम में जीएसटी बचत उत्सव ने भी
नए रंग भर दिए हैं। आप सब जानते हैं देश में जीएसटी दरों में कटौती का कितना बड़ा रिफॉर्म हुआ है। इसका असर केवल लोगों की बचत तक ही सीमित नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से रोजगार के अवसरों का भी विस्तार मिल रहा है। जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग भी बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन और सप्लाई चेन को भी गति मिलती है। और जब फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करती हैं तो नई नौकरियां पैदा होती हैं। इसलिए ये जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है। अभी हमने देखा धनतेरस, दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है, नए नए रिकॉर्ड बने, पुराने रिकॉर्ड टूटे। ये दिखाता है कि कैसे जीएसटी में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। एमएसएमई सेक्टर और रिटेल ट्रेड में भी हमें इस रिफॉर्म का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्षेत्रों में अनेक रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हम भारत के युवा सामर्थ्य को भारत की बड़ी ताकत मानते हैं। हर क्षेत्र में हम इसी सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक कि हमारी विदेश नीति भी भारत के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हमारी डिप्लोमेटिक टॉक्स, हमारे ग्लोबल एमओयू, इनमें युवाओं की ट्रेनिंग, अपस्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी शामिल किया जा रहा है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए थे। उनकी इस यात्रा में भारत और ब्रिटेन ने एआई, फिनटेक और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में निवेश बढ़ाने पर सहमति बताई है। भारत और ब्रिटेन के बीच कुछ महीने पहले हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी नए अवसर तैयार होंगे। इसी तरह यूरोप के कई देशों के साथ भी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हुई है। इनसे हजारों नई जॉब बनने की संभावना है। ब्राजील, सिंगापुर, कोरिया, कनाडा ऐसे कई देशों के साथ समझौते हुए हैं। इनसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को सपोर्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी और युवाओं को ग्लोबल प्रोजेक्ट पर काम करने का नया अवसर मिलेगा, अनेक मौके मिलेंगे। साथियों, आज हम देश की जिन सफलताओं और जिस विजन के बारे में बात कर रहे हैं, हमें निरंतर विकसित भारत के लक्ष्य के लिए काम करना है। आप जैसे युवा कर्मयोगी ही इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। इस यात्रा में आपको आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिल सकती है। लगभग 1.5 करोड़ कर्मचारी इस मंच से जुड़कर सीख रहे हैं, स्किल अपग्रेड कर रहे हैं। आपकी इनसे जुड़ेंगे तो आप में नई कार्य संस्कृति
और गुड गवर्नेंस की भावना विकसित होगी। आपके प्रयासों से ही भारत का भविष्य आकार लेगा और देशवासियों के सपने साकार होंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।